जय हिंद दोस्तों। तो आ गए हम 2019 में पूछे गए फिजिक्स ऑनर्स का क्वेश्चन विथ आंसर लेकर के। ये है ग्रुप बी का क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 6 है जो 2019 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन है दोस्तों मैक्सवेल इक्वेशन से। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, ऑब्टेन मैक्सवेल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम द बेसिक लॉज ऑफ फिजिकल रिप्रेजेंटिंग दिस इक्वेशन। यानी मैक्सवेल का इक्वेशन क्या करना है, डेरिवेशन करना है। तो दोस्तों मैक्सवेल का 4 इक्वेशन होता है, तो 4 इक्वेशन को इस वीडियो में हम डेरिवेशन करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिए और यदि हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस तरह का क्वेश्चन और आंसर लाते रहते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है देयर आर 4 फंडामेंटल इक्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन 1862 नॉन एज मैक्सवेल इक्वेशन विच इज रिटेन बाय। मतलब मैक्सवेल का क्या होता है, 4 इक्वेशन होता है, 4 फंडामेंटल इक्वेशन है जो कब दिया गया है, तो 1862 ईस्वी में दिया गया था, नॉन एज मैक्सवेल इक्वेशन। इसको क्या जाना जाता है, मैक्सवेल इक्वेशन के नाम से जाना जाता है, विच इज रिटेन बाय, जो निम्नलिखित रूप से लिखा गया है। तो मैक्सवेल का 4 इक्वेशन देख लीजिए। तो देखिए पहला में क्या है, डाइवर्जेंट डी बराबर क्या होता है, रो होता है, या इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको ये डाइवर्जेंट का सिंबल है इंटू डी वेक्टर इक्वल टू रो होता है। फर्स्ट लॉ को बोलते हैं गॉस लॉ इन इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद दूसरा इक्वेशन क्या है, डाइवर्जेंट बी वेक्टर इक्वल टू 0, और या इसको ये डाइवर्जेंट का सिंबल है इंटू वेक्टर बी इक्वल टू 0। इस नियम को क्या बोलते हैं, गॉस लॉ इन मैग्नेटिक फील्ड। फिर तीसरा इक्वेशन देखिए, तीसरा इक्वेशन में है कर्ल ई इक्वल टू माइनस डेल बी वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल डी टी, या इसको बोल सकते हैं कर्ल ई इक्वल टू माइनस डेल बी वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल टी। इक्वेशन को हम बोलते हैं फ्राडे लॉ इन मैग्नेटिक इंडक्शन। फिर चौथा इक्वेशन देखिए, चौथा इक्वेशन है कर्ल वेक्टर बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू जे वेक्टर प्लस डेल डी वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल टी। इस इक्वेशन को एम्पियर्स लॉ बोलते हैं। तो दोस्तों इस तरह मैक्सवेल का 4 इक्वेशन होता है, 4 इक्वेशन बता दिया है और 4 इक्वेशन का डेरिवेशन करते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट और समझ लीजिए जो यहाँ पे सिंबल में बताया है। तो वेयर डी वेक्टर डी को क्या बोलते हैं, तो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, और वेक्टर ई क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, वेक्टर बी मैग्नेटिक इंडक्शन होता है, और रो को चार्ज डेंसिटी बोलती है, और म्यू नॉट क्या है, तो ये परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। ये कुछ पॉइंट था जो आपको जानना जरूरी था। तो चलिए अब इसके डेरिवेशन को शुरुआत करते हैं। तो पेज पलट लेते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे लिखे डेरिवेशन ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन। मैक्सवेल इक्वेशन का डेरिवेशन, तो फर्स्ट डेरिवेशन क्या था, तो डाइवर्जेंट डी वेक्टर इक्वल टू रो, ये क्या मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन है। तो देखिए यहाँ पे सोल्यूशन में क्या लिखा है, लेट अस कंसीडर सरफेस एज बॉन्डिंग ए वॉल्यूम वी इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम if rho and rho 1 are the charge density of free charge and polarization charge at a point in a small volume dv। then इसका मतलब क्या हुआ कि कोई सरफेस हम मान लेते हैं एस जो बॉन्डिंग किया हुआ है और उसका वॉल्यूम क्या है, v है, और किस मीडियम में, तो वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखा हुआ है। इफ रो एंड रो 1 आर द चार्ज डेंसिटी, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी 2 को माना गया, एक रो और एक रो 1 है, और फ्री चार्ज एंड पोलराइजेशन चार्ज एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पे माना गया है, इन ए स्मॉल वॉल्यूम डीवी, बहुत छोटा वॉल्यूम डीवी के लिए माना गया। देन तब हम क्या जानते हैं, तो देखिए अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस के नियम के अनुसार क्या जानते हैं, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस के नियम हम क्या पढ़े हैं, तो देखिए यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल ई डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम गॉस नियम में पढ़े हुए हैं। तो ये देखिए उसके बाद देखिए इफ रो बी द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यदि रो क्या हो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो, तब फार्मूला क्या पढ़े हुए हैं, Q इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल रो इंटू डी वी, ये हम पढ़े हुए हैं। देयर फोर, अब देखिए यहाँ पे जो है Q, इस Q के जगह पे यहाँ पे वैल्यू हम दे देंगे। तो देयर फोर देख क्या आ जाएगा, सरफेस इंटीग्रल ई डी एस बराबर Q के जगह पे इतना वैल्यू हमको रखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे 1/एप्सिलॉन नॉट बाहर कर दिया है, उसके बाद Q के जगह पे ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया है। तो सरफेस इंटीग्रल यहाँ वॉल्यूम इंटीग्रल रो डी वी इतना लिख दिया है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। इतना आप खुद ही समझ सकते हैं। तो हमारे पास समय कम है, क्योंकि आजकल हम क्या न्यू सेटअप लगाए हैं तो उसमें बिजी रहते हैं, तो बहुत ही कम समय हम पूरा बता देंगे। तो देखिए यहाँ क्या है, नो फ्रॉम गॉस डाइवर्जेंट थ्योरम। तो गॉस डाइवर्जेंट थ्योरम में आप लोग क्या पढ़े हैं, तो सरफेस इंटीग्रल ई डी एस बराबर वॉल्यूम इंटीग्रल कर्ल
ई इंटू डी भी इसको इक्वेशन हम सेकेंड मान लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड में देखिए दोनों का LHS बराबर है। दोनों का जब LHS बराबर है तो RHS भी क्या होगा, बराबर होगा। तो इस तरह आप इतना कर सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड से दोनों का RHS हम बराबर कर दिए तो ये टर्म आ जाएगा। इतना आप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे वॉल्यूम इंटीग्रल से वॉल्यूम इंटीग्रल कट जाएगा, ठीक। उसके बाद DV से DV कट जाएगा, तो ये टर्म आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट रो इक्वल टू कर्ल वेक्टर ई। इतना कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पेज। अब देखिए दोस्तों, एक फार्मूला क्या जानते हैं, चूँकि वेक्टर डी बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट वेक्टर ई होता है। तो यहाँ से यदि हम एप्सिलॉन नॉट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वेक्टर डी डिवाइडेड बाय वेक्टर ई आ जाएगा। अब 1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट रो इक्वल टू कर्ल ई, इतना टर्म हमें पीछे आया था। तो देखिए यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू इतना हम रख देंगे, तो ये डिवाइड में है और यहाँ पे ये ऊपर चला जाएगा, तो इतना कर सकते हैं। तो ये ऊपर चला गया, यहाँ पे क्या वेक्टर ई डिवाइडेड बाय वेक्टर डी इंटू रो इक्वल टू कर्ल ई सेम लिख दिया है। अब यहाँ से ई और ई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे इसको 3 गुना कर देंगे, तो 3 गुना यहाँ पे डी है, इसको इसमें गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, कर्ल के साथ हो जाएगा गुना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ल वेक्टर डी इक्वल टू रो। तो यही क्या होता है, मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन है जो प्रूव्ड हो चुका है, ठीक। इसी तरह देखिए सेकेंड इक्वेशन में क्या है, तो सेकेंड इक्वेशन क्या बताए थे, डाइवर्जेंट वेक्टर बी इक्वल टू 0। ये मैक्सवेल का सेकेंड इक्वेशन है, यहाँ पे लिख सकते हैं, ये सेकेंड इक्वेशन है। तो देखिए दोस्तों, उसी तरह इसको भी प्रूव करना है। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स, मैग्नेटोस्टैटिक्स में गॉस लॉ क्या होता है, तो सरफेस इंटीग्रल वेक्टर बी इंटू डी एस इक्वल टू 0। ये गॉस लॉ किस फॉर्म में होता है, मैग्नेटोस्टैटिक्स में, ये हम बताए हैं, ठीक। नो फ्रॉम गॉस डाइवर्जेंट थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंट थ्योरम क्या होता है, तो सरफेस इंटीग्रल बी डी एस। देखिए यहाँ पे इससे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या बताया था, यहाँ पे ई बताए थे, लेकिन मैग्नेटोस्टैटिक्स में क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा और बाकी सब सेम का सेम होगा। इतना आप समझ सकते हैं, ठीक। अब देखिए दोनों का LHS बराबर है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड का दोनों का LHS बराबर है, तो RHS क्या होगा, बराबर होगा। तो दोनों का RHS यहाँ पे हम बराबर कर दिया है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। तो दोनों का RHS बराबर कर दिया है, तो ये टर्म आ गया, ठीक। अब देखिए ये इंटीग्रल का फॉर्म है, ये इंटीग्रल का फॉर्म इस तरह यानी इस ओर आ जाएगा, तो क्या कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, कांस्टेंट 0 आ जाएगा, 0 का इंटीग्रेशन 0 आ जाएगा। तो क्या होगा, कर्ल बी एंड कर्ल बी वेक्टर बराबर क्या होगा, 0 आ जाएगा। ये क्या होता है, मैक्सवेल का सेकेंड इक्वेशन है जो प्रूव हो चुका है। इसी तरह देखिए मैक्सवेल का थर्ड इक्वेशन, तो मैक्सवेल का थर्ड इक्वेशन क्या था, कर्ल वेक्टर ई बराबर माइनस डेल वेक्टर बी डिवाइडेड बाय डेल टी। ये मैक्सवेल का थर्ड इक्वेशन है। तो देखिए इसका सोल्यूशन क्या लिखा है, बहुत ही शॉर्ट लैंग्वेज में लिखा है। सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ वी नो डैट, फैराडे लॉ में हम लोग क्या जानते हैं, EMF इंड्यूस्ड इन ए क्लोज लूप इज गिवन बाय। फैराडे लॉ में EMF का फार्मूला हम लोग जानते हैं, तो क्या जानते हैं, तो गिवन बाय नीचे दिया गया है, तो पेज पलट लेते हैं। तो ई बराबर फार्मूला क्या जानते हैं, माइनस डेल फाइव डिवाइडेड बाई डेल टी, ठीक। इतना जानते हैं। तो या ई बराबर क्या निकल जाएगा, तो देखिए एक फार्मूला क्या जानते हैं, फाइव बराबर फार्मूला होता है सरफेस इंटीग्रल बी इंटू डी एस। ये फाइव का फार्मूला होता है जो आप लोग पीछे पढ़ चुके होंगे। तो अब देखिए यहाँ पे फाइव के जब इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे तो ये टर्म आ जाएगा सरफेस इंटीग्रल के रूप में। इसको इक्वेशन हम फर्स्ट मान लिए, ठीक। एंड एक और EMF का फार्मूला क्या जानते हैं, लाइन क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई इंटू डी एल, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लिया है। अब देखिए दोनों का LHS बराबर है, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन का LHS बराबर है, तो दोनों का RHS भी क्या होगा, बराबर होगा। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को RHS हम बराबर कर दिए हैं, तो ये टर्म आ गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पे LHS सेम का सेम लिख दिया है बराबर माइनस। अब देखिए यहाँ पे एक फार्मूला क्या जानते हैं, यदि इसको अंदर में गुना करेंगे, जब डी वाले फॉर्म को इंटीग्रल के अंदर गुना करते हैं तो वो और छोटा हो जाएगा, जब छोटा हो जाता है तो उसको डेल के फॉर्म में लिखते हैं। तो इसलिए यहाँ पे डेल के फॉर्म में हम लिख दिया है और बाकी चीज़ सेम है। इसको इक्वेशन हम क्या मान लिया है, थर्ड इक्वेशन मान लिया है, ठीक। नो अब फ्रॉम द स्टोक्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम में पिछले वीडियो में हम क्या बताए हैं कि लाइन क्लोज इंटीग्रल ई डी एल इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल कर्ल ई इंटू डी एस। इसको इक्वेशन फोर्थ मान लेते हैं। अब देखिए इक्वेशन थर्ड और फोर्थ में दोनों का LHS बराबर है, जब LHS बराबर है तो RHS भी क्या होगा, बराबर होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ दोनों का RHS हम बराबर कर दिया है। तो बराबर करने के बाद देखिए ए टर्म को लिख दिया है और इस टर्म को यहाँ पे लिखने के बाद दोनों को बराबर कर दिया है, ठीक। अब देखिए ये बाकी टर्म सेम है।
अब इसको इंटीग्रल को फॉर्म को इस तरह लाएंगे तो ये इंटीग्रल इंटीग्रल तो कट गया, एक इंटीग्रल यहाँ से कट गया। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, कर्ल ई आ गया, तो कर्ल यहाँ पे हम सेम लिख दिया है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे माइनस डेल वेक्टर बी डिवाइडेड बाई डेल डी टी बराबर, ये तो कर्ल का सिंबल होता है, तो यहाँ पे इस फॉर्म में लिख सकते हैं कर्ल वेक्टर ये होता है। देख लीजिए यहाँ पे कर्ल वेक्टर ये होता है। तो ये थर्ड इक्वेशन प्रूव हो गया। चलते हैं फोर्थ इक्वेशन की ओर। तो फोर्थ इक्वेशन क्या होता है, कर्ल वेक्टर बी बराबर म्यू नॉट इंटू वेक्टर जे प्लस डेल डी वेक्टर डिवाइडेड बाई डेल डी टी। ये फोर्थ इक्वेशन होता है, मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन होता है। तो देखिए इसका डेरिवेशन क्या है, इसका प्रूव। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, फोर्थ यानी मैक्सवेल के फोर्थ इक्वेशन को क्या बोलते हैं, एम्पियर्स लॉ बोलते हैं। तो एम्पियर्स लॉ के अनुसार हम लोग क्या जानते हैं, इंटीग्रल वेक्टर बी इंटू डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई होता है। और एक आई का फार्मूला पीछे क्या पड़े हुए हैं, वेक्टर जे इंटू डी एस के फॉर्म में ये फार्मूला हम पड़े हुए हैं। तो सेम का सेम लिख दिया है, और यहाँ पे आई के जगह पे इस वैल्यू को यहाँ पे हम लिख दिया है, तो ये वैल्यू इतना प्राप्त आ गया। ठीक, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया है। फ्रॉम स्टोक्स लॉ, स्टोक्स के नियम के अनुसार क्या जानते हैं, तो हम जानते हैं इंटीग्रल बी इंटू डी एल बराबर सरफेस इंटीग्रल कर्ल वेक्टर बी इंटू डी एस। इसको इक्वेशन सेकेंड मान लिया है। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड दोनों का LHS बराबर है। जब LHS बराबर है तो RHS पे क्या होगा, बराबर होगा। तीनों प्रोसेस में हम ये करते हैं, LHS जब बराबर होता है तो RHS को बराबर करते हैं। तो दोनों को यहाँ पे हम बराबर कर दिया है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। तो दोनों को RHS यहाँ से इस टर्म को और इस टर्म को बराबर के फॉर्म में लिख दिया है। ठीक, अब देखिए यहाँ से सरफेस इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल दोनों कट गया। ठीक, तो देखिए यहाँ इधर क्या बच गया, म्यू नॉट और जे, यहाँ से ds और ds भी कट जाएगा, जे बच गया बराबर कर्ल वेक्टर बी। तो कर्ल वेक्टर बी, इसको इक्वेशन थर्ड मान ली है। ठीक, दिस इक्वेशन वेरी फार इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ एसटीडी करेंट। ये जो इक्वेशन होता है बहुत ही फार होता है, बहुत ही दूर होता है। एक इक्वेशन क्या जानते हैं, कंटिन्यूटी ऑफ एसटीडी करेंट। कंटिन्यूटी के इक्वेशन से हम लोग क्या जानते हैं, तो कर्ल जे वेक्टर प्लस डी रो डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल टू 0, ये कंटिन्यूटी के इक्वेशन से हम लोग जानते हैं। तो देखिए इस इक्वेशन में क्या करते हैं, नॉट टेकिंग द डाइवर्जेंट ऑफ इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन थर्ड यहाँ पे आया है, दोनों तरफ क्या करते हैं, डाइवर्जेंट लगाते हैं, डी आई भी लगाते हैं इस इक्वेशन में। तो देखिए यहाँ पे ये डाइवर्जेंट का सिंबल है, यहाँ पे डाइवर्जेंट इक्वेशन थर्ड में लगा दी, इधर भी लगा दी है और इधर भी लगा दी है। ठीक, तो देखिए इधर क्या बच गया, तो म्यू नॉट और ये डाइवर्जेंट जे बराबर, देखिए यहाँ पे डाइवर्जेंट और डाइवर्जेंट को जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वह क्या, या डाइवर्जेंट इंटू वेक्टर भी, ये मल्टीप्लाई करने के बाद 0 के बराबर होता है, और किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। ये टर्म प्राप्त हो गया। नेक्स्ट पेज देखिए, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन इज इनकम्प्लीट। जब देखिए मैक्सवेल का थर्ड इक्वेशन क्या हो, इनकम्प्लीट हो, फॉर द डिफिनेशन ऑफ टोटल करेंट डेंसिटी फॉर दिस मैक्सवेल एडेड ए वेक्टर। जब मैक्सवेल का थर्ड इक्वेशन क्या हो, इनकम्प्लीट था, तो उस समय क्या मैक्सवेल ने एक वेक्टर एडेड किया था, कितना, जे डी वेक्टर वो यानी ऐड कर दिया था, जोड़ दिया था 2। तब एक फार्मूला क्या आया था, कर्ल वेक्टर बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू वेक्टर जे प्लस वेक्टर जे डी। ये इक्वेशन प्राप्त हुआ था जब मैक्सवेल का थर्ड इक्वेशन यानी इनकम्प्लीट था। तो जे डी ऐड करने के बाद ये इक्वेशन में प्राप्त हो गया था। इस इक्वेशन को हम फोर्थ इक्वेशन मान लिया है। अब देखिए टेकिंग डाइवर्जेंट ऑन बोथ साइड, इस इक्वेशन में क्या करते हैं, दोनों तरफ हम डाइवर्जेंट लगाते हैं, तो ये डाइवर्जेंट का सिंबल है, तो डाइवर्जेंट यहाँ पे लगा दिए, इधर भी और इधर भी डाइवर्जेंट हम लोग लगा दिए। तो लगाने के बाद ये टर्म आ गया। तो अभी इसका वैल्यू बताए थे, जब डाइवर्जेंट को और वेक्टर बी को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, और इस नंबर में 0 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये 0 आ गया, फिर बराबर म्यू नॉट। अब देखिए इस डाइवर्जेंट को इसमें गुना कर दिए, तो डाइवर्जेंट वेक्टर जे प्लस डाइवर्जेंट वेक्टर जे डी, तो डाइवर्जेंट वेक्टर जे डी इतना आ गया। ठीक, अब देखिए यहाँ से फिर बराबर यहाँ देखिए क्या होगा कि डाइवर्जेंट यहाँ लिख दिया, डाइवर्जेंट और वेक्टर जे प्लस ये डाइवर्जेंट और वेक्टर जे डी। इस म्यू नॉट को इधर लाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, तो डिवाइड में आने के बाद ये तो 0 हो जाएगा पूरा टर्म, तो इधर 0 ही हो गया। ठीक, अब देखिए इस टर्म को इधर लाएंगे, इस टर्म को
इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा, एक प्लस में और एक माइनस में, दोनों प्लस में ही है तो दोनों का लेफ्ट राइट करेंगे तो ये प्लस माइनस बन जाएगा। इतना आप कर भी सकते हैं क्योंकि आप ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं, इतना करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो यहाँ से यानी एक फार्मूला क्या जानते हैं, तो देखिए एक फार्मूला हम लोग जानते क्या था कि कर्ल यानी कर्ल इंटू जे प्लस डेल रो डिवाइडेड बाय डेल टी टी बराबर क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ से यदि हम निकालेंगे कितना, कर्ल जे डी निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, तो बराबर में ये यानी ये बराबर इस साइड आ जाएगा तो क्या निकल जाएगा, डेल रो डिवाइडेड बाय डेल टी आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए डेल डिवाइडेड बाय डेल डी टी, और इस रो के बराबर में मैक्सवेल के फर्स्ट इक्वेशन में एक फार्मूला निकाले थे क्या, कर्ल इंटू वेक्टर डी, ये मैक्सवेल के फर्स्ट इक्वेशन में आए थे तो यहाँ पे रो के बराबर हम लिख दिया है। ठीक, तो ये RHS ये जो है LHS सेम लिख दिया है, बराबर बराबर लिख दिया है। ठीक, अब देखिए यहाँ से फर्स्ट लॉ से हम लोग क्या जानते थे, इसको यहाँ पे बाहर कर दिया है, कर्ल को बाहर कर दिया है और बाकी को इसको डेल के फॉर्म में हम लिख दिया है। ठीक, तो यहाँ से जे डी बराबर निकालेंगे क्या निकल जाएगा, ये कर्ल और ये कर्ल कैंसिल हो जाएगा तो इतना टर्म आ जाएगा डेल डी वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल डी टी, तो डेल डी वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल डी टी। अब देखिए पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन फोर्थ, इस फोर्थ इक्वेशन में जे डी का वैल्यू पुट करने पर, तो देखिए फोर्थ इक्वेशन क्या, तो फोर्थ इक्वेशन देखिए यहाँ पे हम निकाले थे, यह है फोर्थ इक्वेशन। इस जे डी का वैल्यू जो अभी हम नीचे में निकाले इसको पुट करेंगे तो पुट करने के बाद आपको इस तरह का टर्म आ जाएगा, कर्ल इंटू वेक्टर बी बराबर म्यू नॉट इंटू वेक्टर जे प्लस डेल डी वेक्टर डिवाइडेड बाई डेल डी टी। यानी यहाँ पे जो है जे डी का वैल्यू हम इक्वेशन फोर्थ में रखेंगे तो फोर्थ इक्वेशन में आप रख सकते हैं, तो रखने के बाद आपको ये टर्म प्राप्त हो जाएगा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट इनटू वेक्टर बी को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ल वेक्टर बी बोलते हैं। ये क्या होता है, मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन है जो प्रूव हो चुका है। तो दोस्तों ये था मैक्सवेल का 4 इक्वेशन लिखने के बाद हमें ये जो है 15 नंबर में पूछा जाएगा और ये 2021 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि 2019 में पूछा गया ये क्वेश्चन है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयारी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।